हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तीसरा लेक्चर है और पिछले दो लेक्चर में हमने बेसिक फंडामेंटल जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो प्री रिक्विजिट है, जैसे फोर्स क्या होता है, काइंड ऑफ फोर्सेस हमने देख लिए हैं, डिफॉर्मेशन हमने देख लिया है, एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या है, लीनियर डिफॉर्मेशन क्या है, कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है, टाइप्स ऑफ लोडिंग देख ली है, ठीक है, लोड कैसे एक्ट करता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस किस फोर्स की वजह से जनरेट होती है, शेयर टॉर्शनल स्ट्रेसेस जो है किस फोर्स की वजह से जनरेट होती है। आज जो लेक्चर 3 है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये टोटली बेस्ड अपॉन रहेगा आपका स्ट्रेस पे और स्ट्रेन पे। तो यहाँ पर स्ट्रेस को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि स्ट्रेस बेसिकली होती क्या है और किस केस में वो जनरेट होती है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस, और स्ट्रेस से पहले आपको कुछ मटेरियल भी समझने पड़ेंगे। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे दो टाइप के मटेरियल है जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। तो पहले मैं मटेरियल के बारे में आपको बता देता हूँ कि मटेरियल क्या है। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखो, मटेरियल वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कौन सा मटेरियल है जो यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के हैं। पहला है आपका फर्स्ट डक्टाइल मटेरियल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल। और दूसरा है बच्चों ब्रिटल मटेरियल। अब यहाँ से जो सवाल आएगा वो भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते आप। डक्टाइल मटेरियल क्या है, ब्रिटल मटेरियल क्या है, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप डिफॉर्मेशन समझ चुके हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डक्टाइल मटेरियल की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, डक्टाइल मटेरियल की। देखो, डक्टाइल मटेरियल क्या है, किस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहेंगे, किस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें परसेंट ऑफ डिफॉर्मेशन या परसेंट डिफॉर्मेशन 5% से या तो ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। ध्यान रखना, किसी भी मटेरियल में अगर मेरा डिफॉर्मेशन, किसी भी मटेरियल में अगर मेरा डिफॉर्मेशन किसमें परसेंट आपका क्या रहेगा, या तो 5% हो या उससे ज़्यादा हो, या 5% हो या उससे ज़्यादा हो, या ऐसे कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या है, परसेंट डिफॉर्मेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5%। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मटेरियल में 5% से ज़्यादा हो डिफॉर्मेशन या 5% के बराबर हो, तो उस मटेरियल को कहेंगे हम डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। उस मटेरियल को क्या कहेंगे, डक्टाइल मटेरियल। तो ये डक्टाइल मटेरियल जो है इसमें डिफॉर्मेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये डिफॉर्मेशन कौन सा होता है, देखो कोई भी मटेरियल होता है उसमें 3 टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं हमारे। सबसे पहला डिफॉर्मेशन होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा होता है इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और तीसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन देखो, ये पॉइंट 1 हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं डिफॉर्मेशन की। देखो, डिफॉर्मेशन क्या है हमारा, डिफॉर्मेशन है हमारा 3 टाइप का। डिफॉर्मेशन है हमारा 3 टाइप का। सबसे पहला आएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको समझेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है। देखो बच्चों, ये एक ऐसा डिफॉर्मेशन होता है कि हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, मटेरियल डिफॉर्म हुआ, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जब हमने फोर्स को रिमूव करा तो मटेरियल ने अपनी जो ओरिजिनल शेप थी वो रीगेन कर ली। तो वो जो पॉइंट होता है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं इलास्टिक पॉइंट। उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। और उस पॉइंट के अंदर अंदर जितना भी डिफॉर्मेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लो आपके पास कोई बॉडी है, आपके पास ये बॉडी है, ठीक, ये फिक्स है। आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स P, तो होगा क्या, इसमें डिफॉर्मेशन होना शुरू हुआ, इसमें डिफॉर्मेशन शुरू हुआ। मैंने कहा कि मेरा ये डेल्टा एल डिफॉर्मेशन हुआ, ये क्या है, मेरी इनिशियल लेंथ Li। ध्यान से समझेंगे बच्चों,
तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं लोड और डिफॉर्मेशन का डायग्राम बनाऊं, अगर मैं लोड और डिफॉर्मेशन का डायग्राम बनाऊं कि मैं कहता हूं कि वाई एक्सिस पे लेता हूं मैं लोड, वाई एक्सिस पे लेता हूं मैं लोड, एक्स एक्सिस पे लेता हूं मैं डिफॉर्मेशन, तो होगा क्या कि डिफॉर्मेशन का ऐसा डायग्राम बनेगा। ध्यान समझेंगे, कब, जब तक ये लीनियर रहेगा, जब तक ये लीनियर रहेगा, यानी कि जो डिफॉर्मेशन है और जो लोड के डायग्राम की स्लोप है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, उसके बाद इलास्टिक लिमिट होती है। ठीक है, चलो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट समझ लो। वैसे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का टॉपिक है ये, लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, देखो ये जब तक लीनियर रहेगा ना, लीनियर का क्या मतलब होता है, जब तक आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा डिफॉर्मेशन के, तब तक ये क्या होगा, ये एक लीनियर बिहेवियर को फॉलो करेगा, यानी कि लीनियर इन नेचर होगा। लीनियर इन नेचर, लीनियर इन नेचर का मतलब है स्लोप जो है, स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगी। ये स्लोप होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं थीटा, जिसे हम कहते हैं थीटा। ये स्टिफनेस के बराबर होता है, अभी बात करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये कहलाती है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों, क्योंकि ये इसको फॉलो करती है, प्रोपोर्शनैलिटी को। अब क्या होगा, आपने और फोर्स बढ़ाया तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको, तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको ये। अब ये जो पॉइंट है, देखो बच्चों ध्यान समझना, प्रोपोर्शनल लिमिट तो मान लो ये हो गई हमारी, ऊपर गए थोड़ा सा, और ये आ गया हमारा इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है मटेरियल की जिस लिमिट में अगर फोर्स हटा दिया जाए तो जो शेप होगी मटेरियल की वो ओरिजिनल रीगेन हो जाएगी। फोर्स हटाते ही वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, यानी कि उसका जो डिफॉर्मेशन था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा से वो जीरो हो जाएगा। जितना डिफॉर्म हुआ फिर वो अपनी ही पोजीशन ले लेगा। इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट्स एंड द डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहां पर क्या होगा, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ये कहलाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं डेल्टा एल इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ईडी से दिखाते हैं, कहीं कहीं हम इसे स्मॉल डेल्टा से भी दिखाते हैं, तो उस पर बॉदर मत करना। ठीक है, कहीं कहीं हम इसे ऐसे भी दिखाते हैं कि इस टाइप से, कि ये जो डिफॉर्मेशन आया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहेंगे डेल्टा ई डी। डेल्टा ई डी, ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है ये क्या है हमारा, स्मॉल ई डी। ठीक, एक तो ये होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब क्या होगा, जब हम फोर्स बढ़ाएंगे, अब क्या होगा, हम फोर्स बढ़ाएंगे डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन अब जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो सारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा या इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, इसको समझ लो। ठीक है, हम डक्टाइल मटेरियल की ही बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखते हैं, चलो हम क्या बात कर रहे हैं। देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि देखो हमने सबसे पहले क्या देखा कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन जहां पर मटेरियल अपनी शेप को क्या करेगा, रीगेन कर लेगा। ये हमारी आ गई प्रोपोर्शनल लिमिट, ये आ गई इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये आ गई इलास्टिक लिमिट एंड द डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको हमने क्या कहा, ये हमारा क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आ गई बात, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है कि जब आपका फोर्स रिमूव करा जा रहा है तो मटेरियल क्या करता है, मटेरियल गेट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अब देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है, इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, ये ट्रांजिशन जोन होता है, इसको हम दिखाते हैं डेल्टा ई पी डी। ये एक ट्रांजिशन जोन है, ये एक ट्रांजिशन जोन है। क्या होगा कि मटेरियल लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम बनाओगे आप तो मिलेगा आपको ऐसा। देखो ये फोर्स ऐसे गया, ये प्रोपोर्शनल लिमिट आई, फिर इलास्टिक लिमिट आई, और फिर मान लो ये ऐसा जा रहा है,
तो डक्टाइल मटेरियल का जो शेप होती है बेसिकली ऐसे होता है। ये आपका माइल्ड स्टील का डायग्राम है, बताऊंगा किसका है। देखो ध्यान से समझेंगे। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे है प्रोपोर्शनल लिमिट, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे है इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट पे क्या है, इलास्टिक लिमिट है, इस पॉइंट पे आपका है इलास्टिक लिमिट। ठीक, फिर क्या हुआ देखो यहां से समझो, ये हमारा जो डिफॉर्मेशन है वो कितना है, ये आ गया हमारा डेल्टा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, इलास्टोप्लास्टिक का मतलब यह है कि यहां पर एक जोन ऐसा आएगा, यहां पर एक जोन ऐसा आएगा, ये होता है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, इसे कहते हैं यूपी, यूपी अपर यील्ड पॉइंट, यूवाईपी क्या कहेंगे, अपर यील्ड पॉइंट यूवाईपी, और ये होता है हमारा एलवाईपी लोअर यील्ड पॉइंट। और ये मटेरियल कौन सा है, ये मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल, कौन सा, माइल्ड स्टील, कौन सा है, माइल्ड स्टील, ये डक्टाइल मटेरियल है हमारा माइल्ड स्टील। इसमें डिफॉर्मेशन जो होता है 5% से ज़्यादा रहता है। अपर यील्ड पॉइंट क्या है, देखो होता क्या है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के साथ साथ क्या होगा आपका, फोर्स लगाने के साथ साथ आपका डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद फोर्स जो है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन डिफॉर्मेशन बढ़ेगा। रीजन है कि ग्रेन्स जो हैं आपस में आ रहे होंगे आ रहे होंगे आ रहे होंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, जब इकट्ठे हो जाएंगे, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू जो होगी हमारी डिक्रीज करेगी और डिफॉर्मेशन बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना बच्चों, ये जो रीजन है, ये जहाँ अपर यील्ड पॉइंट तक होता है, ये अपर यील्ड पॉइंट तक होता है, ये होता है हमारा डिफॉर्मेशन, ये है डिफॉर्मेशन इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें कुछ इलास्टिक होगा और कुछ प्लास्टिक होगा, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स हटाऊं तो कुछ शेप को गेन करेगा, कुछ नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, कुछ गेन करेगा कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए हम कहते हैं इसे इलास्टोप्लास्टिक। और इसके बाद अप टू दी फ्रैक्चर तक, इसके बाद अप टू दी फ्रैक्चर तक, देखो इसके बाद अप टू दी फ्रैक्चर तक यहाँ पे ये वाला जो जोन है, कौन सा, ये वाला, ये पूरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा ये पूरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, डेल्टा पी डी। समझ में आ रही है बात, डेल्टा पी डी। तो हम क्या कहें कि डिफॉर्मेशन फ्रॉम दी लोअर यील्ड पॉइंट टू दी फ्रैक्चर पॉइंट, ये क्या कहलाता है, फ्रैक्चर पॉइंट, ये कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट, और ये कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स है यहाँ पर, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोर्स देखा जाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट, इसको कहते हैं हम अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, अभी मैं ये लोड और डिफॉर्मेशन में बता रहा हूँ, अभी ये लोड डिफॉर्मेशन में बता रहा हूँ, एक्चुअली ये स्टिफनेस देता है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन में अगर कन्वर्ट करेंगे तब जाके हमारे पास कहेंगे वो टफनेस की बात कर रहा है, वो आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको समझो, ये डिफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि डिफॉर्मेशन में यहाँ दिखा सकता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है बेसिकली ये, लेकिन मैं डिफॉर्मेशन को दिखाने के लिए इसलिए आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ। तो अब देखो ये हमारे पास 3 डिफॉर्मेशन होंगे, कौन सा, 3। यहाँ क्लियरली मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ये सबसे ज़्यादा, फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन और फिर इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो बच्चों बात ध्यान रखना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मटीरियल regains its original shape when force is removed। समझ में आ रही है बात, ठीक, ये हो गया हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, यील्ड, ये इलास्टिक लिमिट से लेके अपर यील्ड पॉइंट, यानी कि डिफॉर्मेशन बिटवीन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन बिटवीन
डिफॉर्मेशन बिटवीन इलास्टिक लिमिट टू दी अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे, मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया। और आपका ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो थर्ड है आपका, क्या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को किससे दिखाया, डेल्टा पीडी। ये क्या होगा, ये होगा फ्रॉम अपर यील्ड पॉइंट टू दी फ्रैक्चर। ये है आपका डक्टाइल मटेरियल का डायग्राम। एक्चुअली में क्या है, देखो बच्चों, यहां पर डिफॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको ऐसा बनाया है। एक्चुअल में जो डायग्राम होता है ना, ये होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अभी आपको स्ट्रेस पता नहीं है तो इसीलिए मैं उसमें गया नहीं हूं। ये है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, यहां पर होती है स्ट्रेस और यहां होती है स्ट्रेन। ये स्केल क्या है, स्ट्रेन का स्केल है। ये एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, लेकिन मैंने आपको लोड डिफॉर्मेशन में बता दिया है। कुछ नहीं, वही है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी में चलती हैं चीजें। तो यहां पर देखो पॉइंट, इतनी सारी जो चीजें हमने समझी, इसका क्या मोटिव है, इसका मोटिव क्या है कि हमें एक नोट पॉइंट लिखना है। क्या कि हमारा देखो नोट पॉइंट है कि फॉर डक्टाइल मटेरियल, फॉर डक्टाइल मटेरियल क्या होगा हमारा, जो डिफॉर्मेशन होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो सबसे ज्यादा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा। फिर आपका जो डिफॉर्मेशन होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, फिर लास्ट में क्या होगा, डिफॉर्मेशन इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और देखो, अब डक्टाइल मटेरियल में एक चीज हमने क्या देखी थी कि डिफॉर्मेशन जो है, हमारा पहला पॉइंट क्या था कि डिफॉर्मेशन का जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5%। ये बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा, है ना, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब यहाँ पर ये नोट करके हमारा, मान लो नोट में हम चल रहे हैं दूसरा, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड है। ये हमारा डिफॉर्मेशन डक्टाइल मटेरियल, कोई पॉइंट नहीं हुआ, नोट से हम पॉइंट शुरू कर रहे हैं अपने। अब देखो डक्टाइल मटेरियल, कोई भी मटेरियल है ना, उसमें आपके पास तीन तरह की स्ट्रेंथ होती है, याद रखना। कोई भी मटेरियल, पहले मैं समझा देता हूँ फिर पॉइंट करके लिख लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो कोई भी मटेरियल है ना, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल अगर है आपके पास, तो उसके पास है तीन स्ट्रेंथ। एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक, जो टेंसाइल लोड में हम कैलकुलेट करते हैं। एक होती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हम कॉम्प्रेसिव लोड में कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और एक होती है बच्चे शेयर स्ट्रेंथ। एक क्या होती है हमारी, शेयर स्ट्रेंथ, जो शेयर लोड में हम कैलकुलेट करते हैं। यहां हम ये कहें कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू टेंसाइल लोड, ड्यू टू टेंसाइल लोड। और ये भी ऐसी ड्यू टू कंप्रेसिव लोड, ड्यू टू शेयर लोड, ठीक है। यहां पर भी ऐसी हम लिख सकते हैं ड्यू टू कंप्रेसिव लोड, और यहां हम लिख सकते हैं ड्यू टू शेयर लोड। अब देखो, अब ये मटेरियल जो है, अभी हमने ये नहीं बताया कि ये डक्टाइल है कि ये ब्रिटल है। अब हम बात करेंगे डक्टाइल मटेरियल की। तो डक्टाइल मटेरियल में जो स्ट्रेंथ का है, ये सीक्वेंस क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल में जो स्ट्रेंथ है इसका सीक्वेंस क्या होता है, देखो। चलिए जी, बात किसकी की जा रही है, डक्टाइल मटेरियल की। डक्टाइल मटेरियल में ध्यान रखेंगे बच्चों, डक्टाइल मटेरियल में इसको दिखाते कैसे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं सिग्मा, सिग्मा। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाएंगे, या स्ट्रेंथ को ऐसे दिखा लो, वो ज़्यादा अच्छा है।
है ना। देखो स्ट्रेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया एस से, कौन सी देख रहे हैं हम, टेंसाइल, तो लिखेंगे एस टी, या कैपिटल में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये हमारी टेंसाइल है स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसमें भी दो टाइप की होती है, एक यील्ड स्ट्रेंथ होती है, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। देखो डक्टाइल मटेरियल में आपके पास दो आ रहे हैं ना पॉइंट। डक्टाइल मटेरियल में बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, डक्टाइल मटेरियल में हमारे पास वहाँ पर जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अभी देखा, क्या आया हमारे पास, एक तो यील्ड पॉइंट आ रहा था, तो यील्ड पॉइंट जो है वो पहला फेलियर माना जाता है डक्टाइल मटेरियल का, ठीक है, और एक अल्टीमेट पॉइंट आ रहा था, ठीक है, तो अल्टीमेट पॉइंट आपका दूसरा फेलियर माना जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो दो टाइप की है, एक है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें, यील्ड में, यानी कि हम देख रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ एस वाई टी, क्या एस वाई टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम यील्ड में, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी हमने यील्ड में एस वाई टी, और एक हम देख रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ अल्टीमेट में एस अल्टीमेट टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रेंथ है अल्टीमेट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ये स्ट्रेंथ है आपकी, ये स्ट्रेंथ है आपकी यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो ये यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हुई, अल्टीमेट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हुई। ऐसे ही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का भी सेम है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का भी हमारा सेम रहेगा कि अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहे हैं, देखो हम बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल की, तो डक्टाइल मटेरियल में जो स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये कितने टाइप की है हमारी, दो टाइप की। पहली आपकी जो स्ट्रेंथ होगी हमारी यील्ड, पूरा लिख लो, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट की किस में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं टेंसाइल में, इसमें देख रहे हैं टेंसाइल में, दिखाएंगे कैसे, एस वाई, स्मॉल टी से भी दिखा सकते हो, कैपिटल टी से भी दिखा सकते हो, डोंट वरी। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किस में देख रहे हैं, अल्टीमेट पॉइंट पे, किस पे दिख रहे हैं, अल्टीमेट पॉइंट पे, और लोडिंग क्या है, टेंसाइल, लोडिंग है टेंसाइल, इसको कैसे दिखाएंगे, एस अल्टीमेट टी, समझ में आ रही है बात, दो स्ट्रेंथ हो गई हमारी। ऐसे ही आपके पास एस सी होगी, एस सी क्या है, एस सी है आपकी, अगले पेज पे देखो, ठीक है, चलिए जी। ऐसे ही आपके पास डक्टाइल मटेरियल की ही बात कर रहे हैं हम, किसकी, हम बात कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल की, बात डक्टाइल मटेरियल की हो रही है। ऐसी हमने कहा कि एस सी क्या है, एस सी है आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, किस पे देख रहे हैं, यील्ड पॉइंट पे, हमने देखा यील्ड पॉइंट पे, यील्ड पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके नोटेशन इसलिए दिखाने जरूरी है, यही याद रखना, यही आते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। इसको हम कैसे दिखाएंगे, एस वाई सी, एस वाई सी, ठीक है। ऐसे ही आपकी आ जाती है एक अल्टीमेट पे, अल्टीमेट पॉइंट पे, अल्टीमेट पॉइंट पे कौन सी देख रहे हैं, कॉम्प्रेसिव, तो ये क्या होगी हमारी, एस अल्टीमेट सी, समझ में आ गई बात, दो हो गई। आ जाओ शेयर, शेयर को दिखाते हैं टाउ से, शेयर को क्या दिखाते हैं, टाउ से, तो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है उसको हम किससे दिखाएंगे, शेयर स्ट्रेंथ को हम दिखाएंगे टाउ से। टाउ भी होती दो टाइप की, क्योंकि हमारे दो पॉइंट है ना यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल में, एक होगी हमारी शेयर यील्ड, यील्ड पॉइंट पे क्या होती है, इसको हम दिखाते हैं एस वाई टी, एस वाई टी। एक होगी हमारी अल्टीमेट पॉइंट पे, किस पे, शेयर एट अल्टीमेट पॉइंट पे, कितनी होगी, इसको हम दिखाते हैं अल्टीमेट टी, क्लियर हो गई, अल्टीमेट एस, सॉरी ये तो शेयर चल रहा है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, टी नहीं चलेगा यहाँ पे, ये चलेगा एस, शेयर है ना, टॉप वाई एस और ये अल्टीमेट एस, ठीक है। चलिए जी इसको सही से लिख लेते हैं, अल्टीमेट एस। देखो अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है, तो फॉर डक्टाइल मटेरियल, फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये खास बात है डक्टाइल मटेरियल की कि देखो अब स्ट्रेंथ तो सारी अलग अलग है क्योंकि लोड अलग अलग है, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी अगर डक्टाइल मटेरियल है, कोई भी अगर
आपका डक्टाइल मटेरियल है तो उसकी जो 3 तरह की स्ट्रेंथ होती है, मैंने बताया आपको, एक टेंसाइल, एक कॉम्प्रेसिव, एक शियर। तो डक्टाइल मटेरियल हमेशा शियर में फेल करता है, इस बात को ध्यान रखना। डक्टाइल मटेरियल हमेशा शियर में फेल करता है, रीजन उसकी शियर स्ट्रेंथ इन तीनों में से सबसे कम है। अगर हम कंपैरिजन करें तीनों स्ट्रेंथ का फॉर डक्टाइल मटेरियल तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू सबसे कम होती है, इसीलिए डक्टाइल मटेरियल शेयर में फेल करता है। सवाल आता है कि डक्टाइल मटेरियल कौन सी स्ट्रेंथ में फेल करता है, वो करता है शेयर में। तो फॉर डक्टाइल मटेरियल ध्यान रखना कि ये जो शेयर स्ट्रेंथ है, अब यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, एक पॉइंट को पकड़ो और उसमें ही तीनों देख लो। तो शेयर जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो रहती है डक्टाइल मटेरियल की कम, सबसे कम। उसके बाद जो शेयर रहेगी आपकी कौन सी, शेयर रहेगी कौन सी, यील्ड टेंशन। यील्ड टेंशन वो लगभग ध्यान रखना, लगभग बराबर होती है यील्ड कंप्रेसिव, लगभग बराबर होती है यील्ड कंप्रेसिव। इसीलिए यहां पर जो तीसरा नोट था, जो नोट में हम चल रहे थे ना, दूसरे पे हमने डिफॉर्मेशन की बात करी थी, तो यहां तीसरा नोट क्या होगा कि डक्टाइल मटेरियल किस में फेल होता है कि इट फेल्स इन शीयर। ध्यान रखना बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये किस में फेल करता है, शीयर में। रीजन क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ जो है सबसे कम होती है, शेयर स्ट्रेंथ जो है सबसे कम होती है। इसकी वैल्यूज भी मैं लिखवाऊंगा आपकी माइल्ड स्टील की, ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू भी मैं लिखवा देता हूं आपको, है ना। तो देखेंगे फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील क्या है, माइल्ड स्टील है आपका डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील है आपका डक्टाइल मटेरियल। और डक्टाइल मटेरियल किस में फेल करता है, शेयर में। तो हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, यील्ड के करस्पॉन्डिंग में बात करूंगा। किसके बात करूंगा मैं, यील्ड के करस्पॉन्डिंग। तो जो शेयर यील्ड टेंशन है मेरी, ये लगभग ऐसी होती है 250 मेगा पास्कल। इन वैल्यूज को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। और सारी स्ट्रेस की जो वैल्यूज है वो मेगा पास्कल में मेजर की जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी आती है शेयर यील्ड, यील्ड शेयर, ये रहती है लगभग इसकी आधी। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से, ठीक है। ये रहती है 125 मेगा पास्कल, 125 मेगा पास्कल। अब आती है हमारी यील्ड कॉम्प्रेसिव, ये लगभग इसके पास रहती है, ये रहती है अराउंड 270 के आसपास। थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये इसी के बराबर है लगभग, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रही है बात, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, डक्टाइल मटेरियल की। तो डक्टाइल मटेरियल यानी कि ये जो डक्टाइल मटेरियल है किस में फेल करेगा, फेल्स करेगा इसमें शेयर में, फेल्स इन शेयर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जी, डिफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने डक्टाइल मटेरियल बता दिया आपको, ठीक है। और स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने डक्टाइल मटेरियल की बात कर दी, ठीक है। चलो, और डिफॉर्मेशन में परसेंटेज वाली बात कर दी हमने डक्टाइल मटेरियल में, और सारी वैल्यूज हमने लिख दी। और फेल किस में करेगा, शेयर में। बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की, बात करेंगे अब ब्रिटल मटेरियल की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग डालेंगे ब्रिटल मटेरियल। अब देखो, ब्रिटल मटेरियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है आपका, एक सेकेंड, इसको इससे पहले आप यहाँ पे इसका फेलियर देख लो कि डक्टाइल मटेरियल जब फेल करता है तो किस तरह की शेप आती है। देखो ध्यान से रखेंगे, यहाँ पर मान लो आपके पास एक डक्टाइल मटेरियल है, इसको क्या किया आपने, एक लोड लगाया P। अब ये शेयर में फेल करेगा। अब देखो, जब फेल करेगा तब इसकी शेप कैसी आएगी कि इस P की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है। इस P की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, डिफॉर्मेशन होता जाएगा। इस P की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, डिफॉर्मेशन होता जाएगा। तो एक पॉइंट कैसा आएगा, देखो ये टूट जाएगा दो भागों में। कैसा टूटेगा, इस टाइप से, ये टूटेगा इस टाइप से। तो इसकी शेप कैसी आएगी, इसकी शेप आएगी इस टाइप से, ठीक है। इसकी शेप जो आएगी ये वो आएगी इस टाइप से, ठीक है। और एक इधर शेप मिलेगी हमें, ये इस टाइप से मिलता है हमें। यहाँ हमारा फोर्स लगा होता है इस डायरेक्शन में। तो बच्चों ध्यान रखना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या,
कि ये जो है ये एक तरह से किसकी बिहेव करता है, कप की तरफ से, कप की तरफ बन जाता है, जैसे कप होता है ना, कप कप की तरह बनता है ये। और ये लगभग लगभग कोन की तरह रहता है एकदम, ये ऐसे, ये क्या रहता है, कोन, ये क्या रहता है, कोन। तो बच्चों ध्यान रखना कि डक्टाइल मटेरियल में जो फेलियर है उसकी शेप कैसी होगी, कप एंड कोन। तो याद रखना यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि डक्टाइल मटेरियल जो है फेल करने के बाद इसकी शेप कैसी रहेगी, कप एंड कोन। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि कप एंड कोन फ्रैक्चर, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है कप एंड कोन फ्रैक्चर कौन से मटेरियल में होता है, आंसर होगा डक्टाइल मटेरियल। आंसर क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है, ये याद रखना। चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट पे, बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की। देखो ब्रिटल मटेरियल में हमारे पास 4 पॉइंट होंगे, चारों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, वही पॉइंट हम लेंगे ब्रिटल मटेरियल के लिए। सबसे पहला था आपका डिफॉर्मेशन परसेंटेज में कितना होता है इसमें। अगर कोई मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है तो ध्यान रखना जो डिफॉर्मेशन होगा बच्चों, डिफॉर्मेशन हमेशा रहेगा लेस देन 5%। ये बात ध्यान रखना आप, लेस देन 5%। डिफॉर्मेशन क्या है, डेल्टा एल। ये 5% से कम रहेगा, ठीक है, ये 5% से कम रहेगा। दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटल मटेरियल में कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता, इसीलिए कोई यील्डिंग फिनोमेना नहीं होता। नो यील्ड पॉइंट, नो यील्ड पॉइंट, कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता, ध्यान रखना बच्चों। ब्रिटल मटेरियल में कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता, इसीलिए कोई यील्डिंग भी नहीं होती। यील्डिंग कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है ब्रिटल मटेरियल में, नो यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट नहीं है, समझना बच्चों मेरी बात को, अब यील्ड पॉइंट नहीं है तो कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। कोई यील्ड पॉइंट नहीं है तो कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यहां से हमें एक बात पता लगती है क्या, कि यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। यील्ड पॉइंट इज व्हाट, यील्ड पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल बी अकर्ड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट है, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जिससे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू होता है। यहां नोट करके लिख लेंगे, यील्ड पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट फ्रॉम विच, द पॉइंट फ्रॉम विच the plastic deformation the plastic deformation starts। ध्यान रखना, जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू होता है। क्लियर हो रही है बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यील्ड पॉइंट वाला, इसको दिमाग में रखेंगे। चूंकि ब्रिटल मटेरियल में कोई यील्ड पॉइंट नहीं है तो कोई यील्डिंग नहीं होती है। यील्ड पॉइंट से जब डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट तक जाता है, उसे यील्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, यील्डिंग कहते हैं। जैसे बता देता हूँ, एक्चुअली ये चीज़ें दोबारा भी आएंगी इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देखो ये ये आपका क्या था, डक्टाइल मटेरियल का था। याद रखना बच्चों कि जो अपर यील्ड पॉइंट है, इससे जब हम लोअर यील्ड पॉइंट तक जा रहे हैं तो ये जो पूरा फिनोमिना है ये यील्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, यील्डिंग, ध्यान रखना, यील्डिंग। अब ये जब आगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे तब अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको मटेरियल के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें आपको स्ट्रेस समझाना है तो मटेरियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यील्ड पॉइंट समझ में आ गया, कोई यील्ड पॉइंट नहीं, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं। चलिए जी, अच्छा देखो अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे ना ब्रिटल मटेरियल का, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे ब्रिटल मटेरियल कैसा होता है, यहाँ पर लेंगे स्ट्रेस, यहाँ आएंगे स्ट्रेन। तो ब्रिटल मटेरियल डायग्राम होता है सिंपल ये इस टाइप से, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता। दो ही टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं इसमें, एक इलास्टिक,
दो ही टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं, ये तो हो गई हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट, ये क्या हो गई हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर ये हो गई हमारी इलास्टिक लिमिट, ये हो गया हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। क्या हो गया ये हो गया फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। देखो यहां पर दो ही आपके डिफॉर्मेशन होंगे बच्चों, एक तो हो जाएगा आपका इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग, जिसे हम कहेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये क्या लाएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और एक रहेगा इसके आगे ये वाला, इस डिफॉर्मेशन को कहेंगे हम इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें होता नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वैल्यू होती है इसमें 0, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया हमारा ब्रिटल मटेरियल में, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा और इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम, बस ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। ये किस में है ब्रिटल मटेरियल में। यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा 0, समझ में आ रही है बात, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा 0। चलिए जी, अब देखो ये ब्रिटल मटेरियल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्रिटल मटेरियल सबसे ज़्यादा किसकी स्टडी की जाती है, वो है कास्ट आयरन। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कास्ट आयरन की, हम बात कर रहे हैं कास्ट आयरन की, ठीक है। अब हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करते हैं, एक पॉइंट रह गया स्ट्रेंथ के बेसिस पे। देखो स्ट्रेंथ के बेसिस पे जब हम बात करेंगे, चौथा पॉइंट रह गया ना कास्ट आयरन में, यानी कि ब्रिटल मटेरियल में। अब देखो स्ट्रेंथ आपको पता ही है 3 तरीके की, अब इसमें कोई यील्ड पॉइंट तो है नहीं, तो कास्ट आयरन में कोई यील्ड पॉइंट है नहीं, कोई यील्ड पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पे हम शेयर यील्ड शेयर है ना, यील्ड टेंशन और यील्ड कंप्रेशन की बात नहीं करेंगे। यील्ड पॉइंट तो है नहीं, सारी बात किसकी करेंगे अल्टीमेट की। तो यील्ड पॉइंट है नहीं तो इसकी बात तो होगी नहीं। यील्ड पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट किस में नहीं है, इन ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल में यील्ड पॉइंट की कोई बात नहीं होती है, तो किसकी बात करेंगे, तो ब्रिटल मटेरियल में जितनी भी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटल मटेरियल, किसकी बात कर रहे हैं, कास्ट आयरन की बात किसकी करी जा रही है, कास्ट आयरन की। कौन सी होगी सबसे पहली, कौन सी होगी सबसे पहली, हम शेयर करेंगे किस पे, अल्टीमेट पे, किस पे अल्टीमेट पे, अल्टीमेट पे शेयर होगी सबसे पहली। दूसरी आपकी होगी स्ट्रेंथ अल्टीमेट पे, कौन सी टेंशन वाली, टेंसाइल वाली। तीसरी होगी स्ट्रेंथ अल्टीमेट पे, कौन सी कंप्रेसिव वाली। ये 3 तरह की स्ट्रेंथ होती है हमारी ब्रिटल मटेरियल पे। और ब्रिटल मटेरियल में आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, ब्रिटल मटेरियल टेंशन में फेल करता है, क्योंकि वो टेंशन में वीक होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। ब्रिटल मटेरियल जो है वो टेंशन में फेल करता है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो कास्ट आयरन का जो फेलियर है किस में होगा, किस में होगा कास्ट आयरन का फेलियर, टेंशन में होगा। तो यहाँ पर एक नोट करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो फॉर कास्ट आयरन या ब्रिटल मटेरियल, फॉर कास्ट आयरन के लिए याद रखना हमेशा कि ये जो स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, देखो शेयर स्ट्रेंथ, शेयर नहीं सॉरी, स्ट्रेंथ कौन सी, अल्टीमेट टेंसाइल, अल्टीमेट टेंसाइल बहुत कम है किससे, बहुत कम है किससे, शेयर से। कौन सी अल्टीमेट। और फिर सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ किसकी, अल्टीमेट की, किसमें कॉम्प्रेसिव में, किसमें कॉम्प्रेसिव में, ये याद रखना। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सबसे कम रहती है, और जब टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी तो किस में फेल करेगा, फिर वो किस में करेगा, टेंशन में। यानी कि कास्ट आयरन किस में फेल करता है, इट फेल्स इन टेंशन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे बच्चों कि ब्रिटल मटेरियल जो है
ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिटल मटेरियल जो है बच्चों किस में फेल करता है, वो करता है टेंसाइल में यानी टेंशन में। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और इससे आता है क्या, यहीं पर देख लेते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है अल्टीमेट किसमें, कॉम्प्रेसिव, ये होती है 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ अल्टीमेट टेंसाइल। ब्रिटल मटेरियल है कास्ट आयरन के लिए ये बात देख लेंगे, ये 4 गुना होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। इसका फ़ायदा हम कहाँ उठाएंगे, इसका फ़ायदा हम उठाएंगे कॉलम को बनाने में। 1 मिनट पॉज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कॉल है थोड़ी सी। हाँ तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि जो अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसकी, कास्ट आयरन की, ब्रिटल मटेरियल की, वो होती है 4 टाइम्स टेंसाइल में। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इसका फ़ायदा कहाँ उठाएंगे, देखो इसका फ़ायदा हम उठाएंगे, इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा हम उठाएंगे कि जब हम कॉलम बनाते हैं तो कॉलम पे क्या लोड होता है, कॉलम पे कॉम्प्रेसिव लोड होता है। तो हम क्यों ना कॉलम का वो मटेरियल चूज करें जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ब्रिटल मटेरियल की। इसीलिए कॉलम जो है वो हमें ब्रिटल मटेरियल के बनाना है। आरसीसी क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। समझ में आ रही है बात, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो जहां भी कॉलम हमने बनाना है यानी ये कोई स्ट्रक्चरल मेंबर हमने ऐसा बनाना है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ कौन सी रहे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तो वहां पर हम ब्रिटल मटेरियल को चूज करते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर कहीं टेंसाइल लोड लगा हुआ है, कहीं भी अगर टेंसाइल लोड लगा हुआ है, जैसे हुक होता है, क्रेन का हुक, ध्यान से समझना बच्चों, क्रेन का जो हुक होता है उस पर हमेशा टेंसाइल लोड होता है, तो वो हमें ब्रिटल मटेरियल का नहीं बनाना, वो कास्ट आयरन का कभी नहीं होता, वो हमेशा याद रखना वो माइल्ड स्टील का होता है। रीजन क्या है, क्योंकि माइल्ड स्टील जो है वहां पर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी देगा। समझ में आ रही है बात, तो इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि वहां पर हमें टफनेस भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वहां पर हमें टफनेस भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। कास्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी है, कहां गया, हाँ देखो कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। चूंकि हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है तो इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाना है ना, तो कहां यूज करेंगे, इट इज यूज्ड इन बेड ऑफ लेथ मशीन, बेड ऑफ लेथ मशीन। एक मशीन होती है आपकी लेथ मशीन, उसका जो बेड होता है वो हमेशा कास्ट आयरन का बनाया जाता है। रीजन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि कोई भी बेस अगर आपको बनाना है तो आप कास्ट आयरन या आपका ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए वहां पे, क्योंकि उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक बात ये, दूसरा कंप्रेसिव लोड किधर है, दूसरा कंप्रेसिव लोड किस स्ट्रक्चरल मेंबर में है, कॉलम में है। कॉलम में आपका कंप्रेसिव लोड है, तो इसका मतलब आपको एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर वहां पर लेके आना, एक मटेरियल ऐसा चूज करना है जिसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि कास्ट आयरन तो नहीं हम कहेंगे कि ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए वो किस में यूज होगा, कॉलम में, यानी कि इट इज यूज्ड इन कॉलम्स। ध्यान रखना ये कॉलम में भी यूज होता है। चलिए जी 2 पॉइंट है ये, तो हमें पता लग गए दोनों मटेरियल कौन कौन से हैं हमारे पास, मटेरियल की हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, 2 ही टाइप के मटेरियल हैं, एक है डक्टाइल मटेरियल और एक है ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस है वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर आपको सारे पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, चलिए जी। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था, कास्ट आयरन में आपको हुक वाला एग्जांपल दे रहा था कि कास्ट आयरन देखो क्या होता है, कास्ट आयरन की क्या वीक है, कास्ट आयरन की वीक है टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो टेंशन में वीक है। तो जहां कहीं भी टेंसाइल लोड होगा वहां कास्ट आयरन नहीं रखना हमें, जहां कहीं भी टेंसाइल लोड होगा वहां कास्ट आयरन नहीं ले सकते, क्योंकि टेंसाइल लोड अगर होगा तो कास्ट आयरन को फेल कर देगा जल्दी। तो वहां माइल्ड स्टील को लेके आते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है। माइल्ड स्टील शेयर में फेल करता है, टेंसाइल में नहीं। समझ में आ रही है बात, तो इसीलिए हम कहा, जैसे क्रेन का जो हुक होता है यहाँ माइल्ड स्टील यूज होता है ना, जैसे हुक होता है, हुक क्रेन हुक है ना, कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है क्रेन हुक।
देखा यहाँ कौन सा होता है, यहाँ होगा माइल्ड स्टील, यहाँ होगा माइल्ड स्टील। रीजन, रीजन ये हमेशा किससे सब्जेक्टेड होगा, ये हमेशा टेंशन में रहता है, ध्यान रखना। ये किस में रहता है, टेंशन में। समझ में आ रही है बात, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए जी, छोटे छोटे पॉइंट है, सारे बता दिए मैंने। अब हम जरा मुद्दे पे चलते हैं। हमारा मुद्दा क्या है, अब हमें समझनी है स्ट्रेस क्या होती है, और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ओपन, बिल्कुल खोपड़ी आपको ओपन करके रखनी है मेरे साथ, ठीक है। चलिए जी, हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस। क्या होती है स्ट्रेस? देखो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया P। अब इसकी क्या कंडीशन होगी, ये फोर्स क्या करेगा, इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। आप डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो देखो यहाँ पर मैं आपको कई तरीके से बताऊंगा, एक तरीका नहीं है, कई तरीके से। देखो अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई भी बॉडी हमेशा उसी कंडीशन में रहेगी जिस कंडीशन में वो है, अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, यानी कि कोई कॉज ना हो उसकी। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का कि कोई भी बॉडी वो अपनी ही अवस्था बना के रखेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस बॉडी की क्या टेंडेंसी होगी बच्चों, इस बॉडी की टेंडेंसी होगी भैया हम तो नहीं खींचेंगे, तुम कितना फोर्स लगाओ हम तो अपनी वही कंडीशन बना के रखेंगे, ठीक है। तो जिसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। अब ये फोर्स खींचने की कोशिश कर रहा है, बॉडी की टेंडेंसी है, उसके ग्रेन्स कह रहे हैं भैया हम नहीं खींचेंगे, हम तो उसी कंडीशन में हैं। तो यहां पर बहुत ज़्यादा इसको मशक्कत करनी पड़ेगी इसको डिफॉर्म करने के लिए। समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ग्रेन्स है, मटेरियल किसी मैटर से बना है ना, तो यहां पर क्या है, ग्रेन्स है, इस टाइप के ग्रेन्स है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स है। किसी का साइज ऐसा है, किसी का साइज ऐसा है, किसी का साइज ऐसा है। इनकी एक रेजिस्टेंट वो है, रेजिस्टिविटी, कि भाई हम किसी फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन नहीं होने देंगे, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे बच्चों। अब ये फोर्स क्या चाहता है कि भैया ये खींचे, और ये ग्रेन कहते हैं कि भैया हम तो नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक पैदा होगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पैदा होगा ग्रेन्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो क्या करेगा, जो अपोज करेगा, अपोज किसको, अपोज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रही है बात? ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो इसको अपोज करेगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, ये, ठीक है। तो क्या है देखो, ये एक ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस है जो रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को, ये डिफॉर्मेशन नहीं होने देगा, ठीक है। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी विच रेजिस्ट द इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ये डेफिनेशन है स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी, बॉडी का। बॉडी क्यों, क्योंकि ग्रेन्स चाहते हैं भैया हम नहीं खींचेंगे। समझ में आ रही है बात, हम नहीं खींचेंगे, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया कह रहा है कि हम तो उसी कंडीशन में हैं, जिस कंडीशन में हम होंगे उसी कंडीशन में हम रहना चाहेंगे, क्योंकि मैटर है ना कुछ, तो मैटर है तो वो ही है। अच्छा एक चीज और इतना, ग्रेन का साइज सेम नहीं है, ग्रेन का साइज डिफरेंट डिफरेंट है। अभी मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि स्ट्रेस जो होती है जिसको हम फोर्स अपॉन एरिया कहते हैं, वो स्ट्रेस बेसिकली एक एवरेज स्ट्रेस होती है जिसे नॉमिनल स्ट्रेस कहते हैं हम, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, इट इज दी इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस
internal resistance, it is the internal resistance of body which resist the deformation. अब ये डिफॉर्मेशन 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है, तीनों आ जाएंगे इसमें. which resist the deformation when external load applied on it. ये है स्ट्रेस की डेफिनेशन बच्चों. What is the stress? Stress is nothing but it is the internal resistance of the body which resists the elastoplastic, plastic and elastic deformation when we apply external force on it. अब देखो ध्यान समझेंगे. अब मैं कहता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो भैया फोर्स के अगेंस्ट लगेगा. रेजिस्टेंस क्या होता है? जो चीजों को रोकेगा. रेजिस्टेंस होता है जो चीजों को रोकेगा. तो अगर मैं एक सेक्शन यहां पे लूं, ध्यान समझेंगे, अगर मैं एक सेक्शन यहां पे लूं तो इस सेक्शन के राइट साइड वाला अगर मैं हिस्सा बनाऊं, यहां पे पार्ट बनाऊं, यहां पे इस टाइप से, ये तो यहां पर मेरे पास ग्रेन्स हैं, ये मेरे पास ग्रेन्स हैं. मैं एक ग्रेन्स की बात करता हूं. इस ग्रेन का एरिया क्या है? मान लो A1 है. इस ग्रेन का एरिया क्या है? मान लो A2 है. ध्यान समझेंगे, फोर्स लगा हुआ है P इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा हुआ है P इस डायरेक्शन में. फोर्स कहाँ लगा हुआ है? वो लगा हुआ है P इस डायरेक्शन में. तो अब रेजिस्टेंस लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो रेजिस्टेंस लगेगा यहाँ पर हमारा, मान लो हमने कहा ये लगा हमारा P1 और ये हमारा क्या लगा? P2. रेजिस्टेंस को R से दिखाएं तो ज़्यादा बढ़िया है. ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2. ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2. बच्चों ध्यान समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है. देखो R1 R2 क्या है? क्योंकि R1 R2 क्यों कहा हमने? क्योंकि अलग अलग एरिया है, अलग अलग एरिया है. अब बात समझेंगे ध्यान से बिल्कुल. अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये मान के चलूं, मेरा पहला अजम्पशन ये होगा कि ये जो ग्रेन्स का एरिया है ये सेम होना चाहिए. तो पहला अजम्पशन क्या आया कि यहां पर नोट करके लिखेंगे एक बात कि एरिया ऑफ ग्रेन्स मस्ट बी सेम फॉर नॉमिनल स्ट्रेस. अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल, और एरिया सेम होना चाहिए. एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ध्यान समझेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. देखो मैंने कहा कि अगर मेरा एरिया सेम हो गया, ये मेरा P है, ये मेरा एरिया सेम हो गया, मैंने मान लिया सर्कुलर है, ये मान लिया मैंने सर्कुलर, साइज सेम हो गया, ये हो गया हमारा A, ये भी हो गया A. तो चूंकि एरिया सेम हो गया तो मेरा रेजिस्टेंस भी सेम हो गया. फोर्स सेम लग रहा है ना दोनों पे, R, ये भी कितना हो गया? R. समझ में आ रही है बात? अब मैं इसका इफेक्ट देखना चाहता हूं. अब मैं इसका क्या देखना चाहता हूं? इफेक्ट देखना चाहता हूं. एवरेज क्या देखना चाहता हूं? एवरेज इफेक्ट. एवरेज इफेक्ट क्या आएगा? देखो मैं मैथमेटिकल इक्वेशन पे नहीं जाऊंगा, वो ज़्यादा हो जाती है, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है. एवरेज इफेक्ट क्या हो गया? मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं किस में? जुड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि सब में बराबर है. एवरेज देख रहा हूं ना मैं, तो मैंने कहा ग्रेन्स का एरिया सेम है, तो हम क्यों ना इसे सिंगल से दिखा दें. ये हो गया R, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया P. ध्यान समझेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है. ये समझ में नहीं आती है, लोगों को पता ही नहीं कि स्ट्रेस की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट होती है, लेकिन फिर भी उसे हम आगे की तरफ क्यों दिखाते हैं. अब मुझे पता है, देखो स्ट्रेस क्या होता है हमारा? स्ट्रेस होगा हमारा, इसको कौन सी स्ट्रेस है? ये स्ट्रेस कौन सी होगी? ये
सिंपल है, हमने कहा स्ट्रेस, चलो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव की बाद में बात करेंगे। स्ट्रेस है, इसको सिग्मा से दिखाते हैं क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस होगी। नॉर्मल क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है किससे? क्रॉस सेक्शन से। ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसे सिग्मा से दिखाते हैं। ये होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ध्यान रखना। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ये रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। और फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि मटेरियल जो है वो मैंने आपको बताया था ना, ये इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है। फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा हमारा? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो P माइनस आर की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो जो रेजिस्टेंस आया वो किसके बराबर आ गया? P के बराबर, ठीक है। कितना आ गया? P के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला है कि जो स्ट्रेस है सिग्मा, ये वैल्यू R बाय ए थी, R की वैल्यू किसके बराबर आई? P बाय ए। तो यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। क्या आया? फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चों ध्यान से समझना, इसको स्ट्रेस को हम एवरेज स्ट्रेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये एवरेज एरिया होता है बच्चों। किसका? एवरेज एरिया ऑफ ग्रेन्स, एवरेज एरिया ऑफ ग्रेन्स। इसीलिए हम इसे एवरेज स्ट्रेस बोलते हैं। पी एवरेज नहीं है, वो एवरेज फोर्स नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे ग्रेन्स का एरिया लिया हमने, छोटे छोटे ग्रेन्स का एरिया, उस पर हमने क्या माना है कि एरिया सबका बराबर है तो रेजिस्टेंस सबका बराबर है। रेजिस्टेंस जब सबका बराबर है तो ये एवरेज वैल्यू है बाबू, ध्यान रखना। ये क्या है? ये एवरेज वैल्यू है, इट इज एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज नहीं है, ध्यान रखना। ये एवरेज है, रेजिस्टेंस एवरेज है इसमें यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और एरिया हमने समान ले लिया है, तो इसको चाहे आप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया तो हमने समान ले लिया है ना। तो ये जो आर आ रहा है, आर, ये वाला आर, ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। उसको हमने कहाँ दिखाया? यहाँ दिखाया। आप इसको आर एवरेज भी लिख सकते हो, आप इसको इधर आर एवरेज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें अच्छे समझनी चाहिए जब भी समझो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। ये हमने कहा कि ये आर है, इसको आप लिख सकते हो आर एवरेज, आर एवरेज। समझ में आ रही है सबकी? देखो एवरेज क्या होता है भैया, आप सेम वैल्यू का एवरेज लोगे तो सेम ही तो आएगा। भाई मेरे पास कोई चीज़ सेम है 10 तरीके की, मैं उनका एवरेज लूँगा तो वो सेम ही तो आएगी। मैथमेटिक्स है, सिंपल, ठीक है। अर्थमेटिक एवरेज है, वो वैल्यू सेम रहेगी। 10 अगर मैं 10 बार 10 लिख दूँ तो उनका एवरेज कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। चलो जी, ये आर एवरेज है, ये किसके बराबर रहेगा? आर के बराबर रहेगा, वही लिखा था मैंने यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? तो ये स्ट्रेस कौन सी है? एवरेज है। तो यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या है? एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका होता है ये कि आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसे स्ट्रेस कौन सी है? ये एवरेज, और ये वैल्यू होगी पी के बराबर। अब मेरे बात ध्यान से समझना, अब सर कह रहे हैं कि ये तो पीछे की तरफ लगेगी, तो अब इसको टेंसाइल में दिखाते क्यों हैं आगे से, ये भी देखते हैं। चलो देखो, स्ट्रेस को दिखाने का तरीका क्या है। मान लो ये हमारा था सेक्शन, इस सेक्शन में आए थे हम, यहाँ मेरा क्या फोर्स लग रहा था? P, और यहाँ क्या लग रहा था मेरा? आर एवरेज, आर एवरेज। ध्यान से समझेंगे बच्चों, आर एवरेज जो है वो किसके बराबर है? आर एवरेज जो है वो मेरा P के बराबर है, बिल्कुल है। अब मुझे स्ट्रेस दिखानी है। देखो स्ट्रेस दिखाने का क्या तरीका है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक सेक्शन और लेता हूँ यहाँ पे। अब ये सेक्शन जो होगा, जैसे हमने कहा ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, और ये सेक्शन दोनों किस में रहने चाहिए? इक्विलिब्रियम में। तो पहले राइट हैंड वाला सेक्शन देखा, राइट हैंड वाले सेक्शन अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो ये P फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल P फोर्स लगा हुआ है। तो एक इसका एवरेज इधर लगेगा, समझना बच्चों ध्यान से, एक इसका एवरेज ऐसे लगेगा, आर एवरेज, ठीक। ऐसे ही इस सेक्शन पे इधर लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर आर एवरेज रहेगा, और ये आर एवरेज किसको बैलेंस करेगा? इसको। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है इस पे तो सेम ही फोर्स रहेगा बच्चों,
इस पे चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, ये जो आर एवरेज है ये इसके बराबर रहेगा, सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम में होना है ना हमें, तो ये प्लेन अलग नहीं है, तो इसका मतलब फोर्स सेम होगा इस प्लेन पे, है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक पॉइंट सेम है और उस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स आ जाएंगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो यहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लगाएंगे इस वाले में, जो हमारा कौन सा था, फर्स्ट वाला, ये क्या है, सेकंड वाला, ध्यान समझेंगे। अब यहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर हम लगाएं तो आर एवरेज बराबर है, बिल्कुल है। अब यहां पर मैं फर्स्ट वाले को लेता हूं कि फर्स्ट वाले को मैंने ऐसे लिया, ये मेरा है, ये आर एवरेज था, मैंने क्या किया बच्चों, आर एवरेज को एरिया से कर दिया डिवाइड, क्योंकि एरिया तो सेम है ना, समझ रहे हो, और यहां भी आर एवरेज से मैं एरिया से डिवाइड कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्या है, ये स्ट्रेस है, ये क्या है, हमारी एवरेज स्ट्रेस, ये वैल्यू है हमारी एवरेज स्ट्रेस, ऐसे ही ये वैल्यू है मेरी एवरेज स्ट्रेस। समझ में आ रही है बात बच्चों, ध्यान समझ में आ रही है बात। अब सेकंड वाले को देखो, क्यों हम ऐसे दिखाते हैं, बच्चा बड़ा कंफ्यूज है यहाँ पे कि सर पीछे फोर्स लग रहा है तो पीछे की तरफ क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन पे नहीं होता ऐसा, सेक्शन इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो सेकंड वाले को देखो, ये पी एवरेज था, ये पी था, पी को मैंने एरिया से डिवाइड किया, एरिया सेम है बच्चों, ध्यान रखना, और यहाँ पर मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, आर एवरेज डिवाइड बाय ए। तो बच्चों अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये स्ट्रेस है, तो क्या ये स्ट्रेस नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ इस पॉइंट पे कि जो मेरा सेक्शन 2 है ये भी क्या होगा हमारा एवरेज स्ट्रेस, और ये भी क्या होगी हमारी एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, तो दिखाने का तरीका ये है कि जैसे आपने कहा कि सर रेजिस्टेंस पीछे को लग रहा है तो पीछे को क्यों नहीं दिखा रहे, बच्चे दिखा रहे हैं, पीछे को दिखा रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली ये है, समझ में आ रही है, ये तरीका है इसको दिखाने का। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एवरेज स्ट्रेस कैसे दिखाते हैं। ये एवरेज स्ट्रेस होती है, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि एक एजम्पशन पे बेस्ड है कि एरिया ऑफ ग्रेन्स हमने सेम माना है सबका। क्लियर है, चलो मैं आगे चलता हूँ अब। ठीक है, देखो अब स्ट्रेस जो है देखो कितने टाइप की है ना। स्ट्रेस, पहली स्ट्रेस हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जो टेंसाइल लोड की वजह से होगी, ठीक, पहली। दूसरी क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, तीसरी है शेयर स्ट्रेस। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखो फंडामेंटल समझाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा हो गया पढ़ाते हुए। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग टॉपिक था आज के लेक्चर का, अब आया हूं मैं इस पॉइंट पे, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों फंडामेंटल सीखो, फंडामेंटल समझ में आ गए तो बाकी सारी चीजें फिर आसान हो जाती है। ठीक है ना, तो अब हम स्टडी करेंगे किसकी, टेंसाइल स्ट्रेस की। तो टेंसाइल स्ट्रेस की स्टडी करते हैं। चलो देखो, इसको मैं रब नहीं करता, चलो काम करता है, दूसरे स्लाइड ले लें, हेडिंग डालेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस जो टेंसाइल लोड से जनरेट होगी। और एक चीज बच्चों ध्यान रखना, स्ट्रेस कैन नेवर बी अप्लाई, समझ में आ रही है बात, इसको अप्लाई नहीं कर सकते आप, ये रेजिस्टेंस है, ये कब पैदा होगा, जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स होगा। समझ में आ रही है बात, तो ये जनरेट होती है, ये अप्लाई नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का। इंटरव्यू में पूछता है बच्चा, अगर इंटरव्यू में पहुंच जाए कि क्या स्ट्रेस को अप्लाई किया जा सकता है, नो, स्ट्रेस कैन नेवर बी अप्लाइड, ध्यान रखना। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जो आपकी टेंसाइल लोड की वजह से आएगी। तो सिंपल आप देखो, छोटा छोटा हो जाएगा, फटाफट करेंगे अब इसको। मान लो आपके पास एक टेंसाइल लोड है, ठीक है, एक बॉडी है, ये एक टेंसाइल लोड लगा हुआ है P, ये लेंथ मेरी क्या है L, और ये जो एरिया है ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कह, वो सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम दिखाएंगे सिग्मा टी से। कितनी है टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स कितना है हमारा P, एरिया क्या है, एरिया किसका एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन, ध्यान रखना क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखना,
कि जो P है वो हमेशा किस में रखा जाएगा, न्यूटन में। ध्यान रखेंगे ये बात, P जो है वो हमेशा न्यूटन में रखा जाएगा, ठीक। एरिया जो है हमेशा याद रखना ये होगा mm स्क्वायर में, ये हमेशा होगा mm स्क्वायर में। तो ये जो स्ट्रेस होती है ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई मेगापास्कल में, आपको बॉदर नहीं करना कि कभी सर यूनिट कैसे बैलेंस करूं, आप इस चीज़ को ध्यान रखो, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखो, फोर्स जो है हमेशा न्यूटन में रखा जाएगा, एरिया जो है वो mm स्क्वायर में रखा जाएगा, और जो सिग्मा है वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा पास्कल में, मेगा पास्कल में, सॉरी किसमें, मेगा पास्कल में। तो ये टेंसाइल लोड है, तो टेंसाइल लोड की वजह से क्या आ रहा है, ये टेंसाइल लोड है ना हमारा, टेंसाइल लोड, इसी की वजह से आ रही है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारी हो गई टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट के पहले भी बात करनी चाहिए थी, चलो आगे देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, सेकंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस किसकी वजह से होगी, कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहेगी कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से। कॉम्प्रेसिव लोड कैसे लगेगा, थोड़ा सा तिरछा बन गया ये, एक सेकेंड, सीधा बनाओ। ये मेरा एक कॉम्प्रेसिव लोड है P, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, Li, लेंथ Li। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन क्या होगा, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को दिखाते हैं सिग्मा सी से, क्या दिखाएंगे, सिग्मा सी से। ये भी रेशियो है फोर्स पर यूनिट एरिया का। तो सिग्मा सी कितनी आएगी, सिग्मा सी सीधे सीधे आ जाएगी, देखो P बाय ए। अब एक चीज ध्यान रखनी है जो मुझे बतानी है, यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, P बाय ए, इस बात का ध्यान रखना। देखो दो तरीके होते हैं दिखाने के, ये जो P फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड आएगा विद नेगेटिव साइन, ये भी आएगी नेगेटिव। तो स्ट्रेस को, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को दिखाने के दो तरीके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को दिखाने के दो तरीके नोट करके लिखेंगे यहाँ पर। बच्चा बड़ी गलती करता है यहाँ पर, क्या कि अगर आप दिखा रहे हो सिग्मा सी इक्वल्स, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 मेगा पास्कल है, मैंने कहा कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस 10 मेगा पास्कल है, तो इसके सामने आपको इसे लिखना होगा, ध्यान रखना। अगर आप साइन नहीं लिख रहे हो तो आपको उसका नेचर बताना पड़ेगा लिखकर कि वो किस नेचर की है, अगर आप साइन नहीं लिख रहे हो। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि सीधे सीधे हम लिखेंगे सिग्मा सी इजगल टू -10 मेगा पास्कल, और अगर आपने साइन दिखा दिया यहाँ पे तो आपको सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये बात आपको नहीं मालूम तो थर्मल स्ट्रेस में तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस में नेगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव, तो वहाँ बड़ी दिक्कतें आएंगी आपको। तो ये नोटेशन ध्यान रखना इस तरीके के। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की, थर्ड पॉइंट क्या है, शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से आएगी, शेयर स्ट्रेस आएगी भैया आपके शेयर लोड की वजह से, ड्यू टू शेयर लोड। अब शेयर लोड दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसको दिखाओ ऐसे, ताकि हमें शेयर लोड दिख सके। ये एक मेरा बार है, ब्लॉक मान लो, ठीक है। ये यहाँ से एक फोर्स लग रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल P, ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन। कैसे होगा, ये इस टाइप से जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आपको फिगर मिलेगी। ये कितना हो जाएगा हमारा, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। ये मेरी ओरिजिनल लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन कौन सा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन है ये वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन कौन सा है, ये वाला जो ओरिजिनल फिगर थी आपकी, ये जो मिल रहा है मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन। तो शेयर स्ट्रेस को दिखाते किससे हैं, टाउ से, ध्यान रखना। तो टाउ क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और ये कॉम्प्लिकेटेड वो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो आगे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी शेयर स्ट्रेस क्या है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किस में रहेगा, यहाँ भी न्यूटन में, एरिया की यहाँ रहेगा कितना, mm स्क्वायर में। तो जो शेयर स्ट्रेस आएगी वो किस में आएगी, मेगा पास्कल में। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट
पॉइंट है। शेयर स्ट्रेस क्या आएगी, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होती है, ये हम प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में देखेंगे कि हमारी जो शेयर स्ट्रेस होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होती है। अब देखो हमने स्ट्रेस पढ़ी, थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेस पढ़ी ना हमने, तो अब हम हेडिंग डालेंगे अब टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या है, देखो हेडिंग डालेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ लोडिंग। कितने टाइप की हमारे पास लोडिंग है उसके हिसाब से हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अभी स्ट्रेन भी बतानी है आपको, अभी पहले उससे पहले लोडिंग पढ़ लो। देखो लोडिंग होती है बच्चों हमारे पास 3 टाइप की। पहली लोडिंग क्या है, यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग, अब यूनी एक्सियल लोडिंग से सीधे सीधे हमें पता चल रहा है ये तो लोड है कौन सा, एक्सियल। यूनी माने 1, यानी कि सिर्फ एक फोर्स, ओनली वन फोर्स एग्जिस्ट, ओनली वन फोर्स विल एग्जिस्ट, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। दूसरे टाइप की आपकी है आपकी बाई एक्सियल लोडिंग। बाई एक्सियल लोडिंग, बाई एक्सियल लोडिंग क्या होगा हमारा, बाई से हमें समझ में आ रहा है क्या, 2 होंगे, तो एनी 2 फोर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे आप क्या करो, एक्स डायरेक्शन में मान लो एक ही फोर्स अवेलेबल है खाली, हमने कहा कि पी एक्स है, बस एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है, यहाँ 2 फोर्स मिलेंगे आपको, पी एक्स और पी वाई। ठीक है, अब आपको असली चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक होती है हमारी ट्राई एक्सियल लोडिंग। ट्राई एक्सियल लोडिंग, ट्राई एक्सियल लोड में क्या होगा, हमारे 3 फोर्स अवेलेबल होंगे, 3 फोर्सेस, लेट अस सपोज एफ पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 तरह की लोडिंग है। ठीक है, देखो यूनी एक्सियल लोडिंग क्या होती है, छोटा छोटा समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यूनी एक्सियल लोडिंग क्या है, देखो यूनी एक्सियल लोडिंग को अगर आपको दिखाना है, ठीक है, तो कैसे दिखाओगे, सिर्फ एक फोर्स अवेलेबल है, कौन सा, मैंने कहा कि मेरे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, ये हमारा एक फोर्स लगा हुआ है, दैट इज पी एक्स, ये हमारी यूनी एक्सियल लोडिंग है। टेंसाइल टेस्ट यूनी एक्सियल लोडिंग में किया जाता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे टेंसाइल टेस्ट क्या है। ठीक है, ऐसे ही बाई एक्सियल लोडिंग क्या है, इसमें 2 होंगे तो 2 डायमेंशन में दिखाएंगे। बाई एक्सियल लोडिंग, बाई एक्सियल लोडिंग कैसे दिखाएं कि बाई एक्सियल लोडिंग में क्या है, आप 2 डायमेंशन में दिखाएं, इसको थोड़ा सा नीचे दिखाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये हमारा बाई एक्सियल लोडिंग होगी इस टाइप से, यहाँ पर एक फोर्स लगा पी एक्स और एक फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में पी वाई, ये हो गया हमारा बाई एक्सियल। ट्राई एक्सियल लोडिंग क्या होगी, ट्राई एक्सियल लोडिंग, ट्राई एक्सियल लोडिंग, ट्राई एक्सियल लोडिंग में आपके 3 आ जाएंगे, सिंपल। ट्राई एक्सियल लोडिंग में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। एक आ जाएगा हमारा पी एक्स, यहाँ आ जाएगा पी वाई और यहाँ पर आ जाएगा पी जेड। समझ में आ रही है बात, यहाँ आ जाएगा पी जेड। चलिए जी, अब देखो इसको बताने का मकसद क्या है आपको, इसको बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस ना ऐसे हवाबाजी नहीं है कि कहीं भी जनरेट हो जाएगी। स्ट्रेस तभी जनरेट होगी जब उस डायरेक्शन में फोर्स अवेलेबल होगा, और स्ट्रेन का ऐसा नहीं होता। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि स्ट्रेन थोड़ा सा अलग तरीके से वैरी करती है और स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से वैरी करती है। इसको समझने के लिए आपको पहले हुक्स लॉ अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको हुक्स लॉ अच्छे से समझना पड़ेगा, और उसको फिर हुक्स लॉ से जो चीज़ें निकल के आएंगी, जिसे कहते हैं यंग मॉडुलस, पहला इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, फिर उसको अच्छे से समझना होगा। समझ में आ रही है? बस सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है बच्चों। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप अगर आप स्टडी करते हो तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, हो गया ना पुणे बार? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ से, हुक्स लॉ फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग। टेंसाइल टेस्ट को समझेंगे, टेंसाइल टेस्ट कैसे हुआ है, उस टेस्ट में हमने क्या चीज़ें फाइंड आउट की है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, और फिर सीधे
हम एंटर कर जाएंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में, स्ट्रेन थ्योरेटिकली कैसे मेजर करते हैं और प्रैक्टिकली कैसे मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।